नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज दर्शकों, एक बात समझने की यह जरूरत है, जो लोग अलग अलग चीजों पर जबरन धर्मांतरण से लेके जो कहीं किसी कोने में देश के घटना हो जाए उसको राजनीतिक रंग देते हैं। एक शायर थे उत्तर प्रदेश के, याद है आपको? दो भाइयों के बीच की लड़ाई को कुछ लोगों ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की। जब वहां फेल हुए तो फिर यूपी की विधानसभा तक पहुंचाने की कोशिश की। तो इस सब के पीछे एक सोची समझी रणनीति है। इस सब के पीछे एक, जिसे कहते हैं ना, प्लान है पूरा, एक बड़ा प्लान है। जैसे मैंने आपको बताया, जबरन धर्मांतरण से लेके ये जो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, कृषि कानून को लेकर कहते हैं किसानों के हित की बात करेंगे, राकेश बालियान जी, जिन्हें राकेश टिकैत के नाम से भी जाना जाता है। तो यह समझना पड़ेगा कि जब मंत्री ने आके कल कैबिनेट विस्तार के बाद अपनी पहली पत्रकार वार्ता में क्या कहा, जो डिमांड है मांगिए, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। कोर्ट ने 18 महीने के लिए बंद किया है। उसके बाद भी आप सारी कोविड प्रोटोकॉल, लोगों की जान, बेटियों के साथ दुष्कर्म क्या नहीं हुआ, उस सब को दरकिनार करके अपनी राजनीति कर रहे हैं। और फिर भी कहेंगे ये कि ये किसानों के हक में है। तो वो उसका सिर्फ एक पार्ट है, उसका सिर्फ एक अंश है, ये जो हो रहा है दिल्ली हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे। क्योंकि बात साफ है, अगर राकेश टिकैत, राकेश बालियान ये कह दें आज कि मैं अपना यूपी 2022 की तैयारी कर रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं, तो कोई गलत नहीं है। फिर कोई गलत नहीं माना जाएगा, फिर माना जाएगा ठीक है भाई। ये उनका राजनीतिक स्टेज बन चुका है अब, और वो मानने के लिए वो तैयार नहीं है। बच्चों से लेके 70 बरस के बुजुर्गों तक उन्होंने वहां पे अपनी राजनीति के चल के रखा हुआ है। कोविड पहली लहर आई, नहीं माने, दूसरी लहर आई, नहीं माने, और अब कहते हैं मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं। ममता बनर्जी के पास गए थे तो कोई मतलब नहीं था। सबको पता है 2022 के जरिए सबका टारगेट 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का है, टक्कर देने का है। कोशिश तो कर रहे हैं ना सब। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, हारी है बीजेपी, पता है बीजेपी को। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मैंने बताया था कल आपको, 2022-2023 में 8 से ज्यादा राज्यों में इलेक्शन है, और उसके बाद 2024। तो ये जो बातें हो रही हैं, चाहे ये जबरन धर्मांतरण का खेल हो, जनसंख्या नीति में किसी मजहब, किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया। लेकिन फिर भी आप किसी राजनेता से बात कीजिए, वो इसमें मजहब, धर्म, इसको हिंदू मुसलमान, इसको एंटी माइनॉरिटी ले आते हैं, क्योंकि उससे उनका बाण सत्ता है, उससे वो अपना लक्ष्य साधने में उनको मदद मिलती है। और वो लक्ष्य क्या है? 2022 में योगी और 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने का। तो अब उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को समझ आना चाहिए, और इसीलिए हम आज पूछता है भारत में जब पूरा पैनल है मेरे साथ होगा, उससे पहले मैं ये 2 मिनट इसीलिए ले रहा हूं ताकि समझा सकूं, और उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं गौरव भाटिया, वो भी होंगे, उधर एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सब हैं। तो इसीलिए बात यह है कि ये हमको समझना पड़ेगा, भारत की जनता को, कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि ये जो जनसंख्या नीति है ये एक मजहब के खिलाफ है, तो समझाए, सिर्फ शूट एंड स्कूट ना करे, यानी सिर्फ इल्जाम लगा के भागे ना। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले योगी वर्सेस ऑल है, और वो ऑल छितरा हुआ है, यानी एसपी बीएसपी पर प्रहार कर रहा है, अखिलेश यादव बहन जी पर प्रहार कर रहे हैं, बहन जी कांग्रेस पर प्रहार कर रही हैं, कांग्रेस अखिलेश यादव और बहन जी दोनों पर प्रहार कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी राजभर आपस में लड़ रहे हैं,
असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मुख्यमंत्री बनेगा, उप मुख्यमंत्री बनेगा तो एक ही मजहब खास का बनेगा, एक धर्म विशेष का बनेगा। राजभर जी, वैसे मैंने कई बार कहा है, आपको दोबारा कहता हूं, 5 सीट नहीं जीते हैं आज तक, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात आए तो कितने कहते हैं? 5। और डंके की चोट में बाबुलंद आवाज को और भारी करके कहते हैं कि 5 मुख्यमंत्री बनाऊंगा। असलियत यह है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में पहले 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता को और 2024 में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटना चाहते हैं, और वो दिख रहा है। आप मुझे बताइए ना, असदुद्दीन ओवैसी की मजार पॉलिटिक्स, ओवैसी राजभर साथ साथ है, वो दोनों लड़ रहे हैं। वो कहते हैं आप जिन्होंने हमको हराया, जिन्होंने हमारे सुहेलदेव राजा को हराया, आप वहां पे जा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं मैं उनको मानता हूं। तो इन लोगों की, ये लोग आपस में छितरे हुए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं किसी छोटे दल से अलायंस नहीं करूंगा। बहन जी कहती हैं अखिलेश तुमसे करेगा कौन? तो आप समझिए कि ये हो क्या रहा है। ये खेल है 2022 में सबसे बड़ा, जो एक लिटमस टेस्ट के तौर पे विपक्ष देख रहा है अपनी एकजुटता को, जो एक फेक, मतलब जिसे कहते हैं ना कि फसाड कहते हैं अंग्रेजी में, मुखौटा, जो एक साथ मुखौटा लगा के साथ आना दिखाना चाहते हैं। और उसमें आप माने या ना माने, ये जो राकेश टिकैत हैं, जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं किसानों के नाम पे, अगर ये सच में किसानों का हक चाहते हैं, किसानों के साथ रहना चाहते हैं, तो क्या इन्हें किसानों की बात प्रधानमंत्री या किसानों की बात एग्रीकल्चर मंत्री, जो यानी कृषि मंत्री तक नहीं है, अगर पहुंचाई है इन्होंने, तो जो कृषि मंत्री ने कहा क्या इन्होंने वापस किसानों तक पहुंचाई? और सिर्फ राकेश टिकैत अकेले नहीं, राकेश बालियान अकेले नहीं, जो इनके आधे दर्जन नेता थे उन सब के। गौरव भाटिया के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया था, जुड़ गया है, इसलिए मैं समझा रहा था, और अब दोबारा जाऊंगा पूरे पैनल के पास। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो, जहां फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दिल्ली में एक बात कहते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के बाद और वापस जाकर कुछ और, या राकेश टिकैत, या फिर जनसंख्या नीति, ये सब एक समा बनाने की कोशिश हो रही है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है 2022 से पहले, ताकि आप दर्शकों, आप की आंखों पर एक ऐसा चश्मा लगा दिया जाए कि हर एक निर्णय को हिंदू मुसलमान के तौर पे देखा जाए, जो कि गलत है। एक सशक्त विपक्ष की बात की है हमने, लेकिन वो सशक्त विपक्ष जनता की बात उठाएगा। आप बिजली का बात उठाइए, आप उठाइए कितने घरों तक सड़क पहुंची, और फिर गौरव भाटिया से हम सवाल पूछेंगे, जवाब दें गौरव भाटिया, कितने घरों में सिलेंडर पहुंचा, कितने गांव में बिजली पहुंची, कितने बच्चों को मिड डे मील मिलती है, कहां कहां पढ़ाई कोविड में भी हो रही है या नहीं हो रही। अरे ये वो चीजें हैं जिससे लोगों को फर्क पड़ता है। असदुद्दीन ओवैसी आए उत्तर प्रदेश में, बोले मैं मजहब खास का एक सीएम बनाऊंगा, उससे जनता को फर्क पड़ता है? आप जवाब भेज रहे हैं मुझे, बताइए। नहीं फर्क पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? अगर असदुद्दीन ओवैसी आए और बोले गौरव भाटिया कि जो योगी आदित्यनाथ ने अगर 100 गांव तक पहुंचाई है तो मैं 120 तक पहुंचाऊंगा, या अगर अखिलेश यादव कहे कि उन्होंने 1000 गांव तक सिलेंडर दिया है गैस का हर एक व्यक्ति को, मैं 1200 के 1200 में दूंगा, 75 के 75 जिलों में बिजली 24 घंटे कर दूंगा। इस पे करिए, फारूक अब्दुल्ला करे। जम्मू कश्मीर में आज सड़क रोकी है एक गांव के लोगों ने क्योंकि वहां बिजली नहीं आ रही, उस पे करे बहस, उठाएं वो। ये हिंदू मुसलमान करके इनका फायदा होता है, नेताओं का, जनता का नहीं, दर्शकों का नहीं। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि क्या 2022 की प्रयोगशाला से निकलेगी 2024 की जीत का फॉर्मूला? क्योंकि विपक्ष कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को घेरने की। पूछता है भारत कि मोदी विरोध में कब तक प्रयोग करता रहेगा विपक्ष और कब तक फेल होता रहेगा विपक्ष। पूछता है भारत कि जब जनता करेगी फैसला तो नेताओं का क्यों डगमगा रहा है हौसला। और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत, विरोध की मशाल जलाने वाले आज बताएं, मोदी का मुकाबला करने वाला विपक्ष में नेता कौन है और कौन सा मुद्दा है। मुद्दे की बात होती है, नेता से बड़ा मुद्दा और मुद्दे से बड़ी जनता। शुरू करते हैं पूछता है भारत में। पूरा पैनल है, जैसे मैंने कहा, गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, संजय निषाद जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनुभव चक है मेरे साथ, अवनिजेश अवस्थी जी हैं, सतीश प्रकाश हैं, सुचि विश्वास है, अश्रय गुप्ता हैं, जुड़ेंगे वो भी, और मेंबर AIMIM दानिश कुरैशी जी हैं। मैं सबसे पहले
मैं सबसे पहले दानिश कुरैशी जी से पूछ रहा हूं और फिर गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जो काउंटर है वो ये दे रहे हैं। दानिश जी, आप मुझे बताइए, आप 1 मिनट भूल जाइए कि आप AIMIM के नेता हैं, आप जुड़े हैं, और यही सवाल मैं गौरव भाटिया से भी बोलूंगा कि गौरव भाटिया जी आप भी भूल जाइए, एक वकील की तरह पूछ रहा हूं। दानिश जी, आप बताइए, आपको उस नेता से फर्क पड़ेगा जो ये बोले कि अभी जो मुख्यमंत्री है या फिर अभी जो नेता है उसने तुम्हारे को इतना किलो राशन दिया, इतने में दिया, तुम्हारे को बिजली इतने घंटे दी, तुम्हारे गांव तक सड़क आई नहीं आई, तुम्हारे को सिलेंडर पहुंचा, तुम्हारे जो गांव है, जो देहात है, वहां पर स्ट्रीट लाइट लगी नहीं लगी, सुरक्षा है या नहीं है, इस बात पे या फिर इस बात पे कि मैं आऊंगा तो मुख्यमंत्री तो एक धर्म का बनेगा। दानिश जी प्लीज एक आम भारतीय की तरह बताइए, देश देख रहा है आपको, भारत देख रहा है आपको। ओके दानिश जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, हाँ अब आराम से बात करेंगे, बताइए। मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने वक्तव्य में अभी कह रहे थे कि विपक्ष में जी बिल्कुल, विपक्ष में मजबूत नेता कौन है। तो देखिए, आज जो बहस हम कर रहे हैं, 100 सीटों पर लड़ रही AIMIM की अगर बात करें और समूची शासक पक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी, अगर वो असदुद्दीन ओवैसी पे हमलावर है उत्तर प्रदेश में, तो ये बिल्कुल साफ है कि आप समझ लीजिए कि ऑपोजिशन में मोदी के सामने टक्कर के नेता वहां बैठे हैं। कौन है? नंबर की बात मैं कहूं कि ये जो पूरे मामले को जिस तरह तूल दिया जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी, अच्छा। और ये जो पूरे मामले को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है OP राजभर साहब का और ओवैसी साहब का, तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में से प्रधानमंत्री का फोटो गायब कर दिया है। अच्छा। मुझे नहीं लगता, मैं गौरव भाटिया साहब से जानना चाहूंगा कि क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आपने जवाब दिया करने के लिए पहुंचेंगे? दानिश जी, मैंने आपसे पूछा था ना, देखिए दर्शक इतना तेज होता है, दर्शक की नजर नहीं, दर्शक की नजर इतनी पैनी होती है। आपने बोलना शुरू करा, मेरे पास 15 मैसेज हैं और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए। 15 मैसेज, देखिए सर घुमा दिया, देखिए सर घुमा दिया, देखिए सर बात नहीं जवाब दे रहे। आप मेरे को बताइए, आपके लिए कौन सा नेता जरूरी है जो ये बोले कि इस मजहब, इस धर्म का नेता आपका मुख्यमंत्री होगा, आपका नेता होगा, या वो जो काम करे, जो ये ना देखे कि किस गांव में कौन रहता है, किस मजहब, किस धर्म के लोग हैं, सड़क पहुंचे और सिलेंडर पहुंचे, बिजली आए। यह सवाल था। दानिश जी जवाब दीजिए ना, सबके पास जाऊंगा। ठीक, जी बिल्कुल। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूं कि हमारे संविधान के अंदर में आरक्षण जिन्हें दिया गया वो इस आधार पे, उनके प्रोग्रेस के आधार पे दिया गया, और सच्चर कमेटी का यूपीए 1 का रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। कौन सा नेता जरूरी है? उन्होंने किसी कम्युनिटी, कौन सा नेता जरूरी है? क्या बुरा कहा है? कौन सा नेता जरूरी है? मैंने आपसे पूछा, वही नेता जरूरी मैंने है दानिश कुरैशी, जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, मैंने दानिश कुरैशी से पूछा, आपके लिए दानिश जी, आपके गांव में, आपके गांव में, आपके गांव में, आपके गांव में, मेरे गांव में, गौरव भाटिया के गांव में, इस पैनल में जितने लोग हैं उनके गांव में, मैं गौरव भाटिया से भी यही सेम सवाल पूछता हूं। आपने जवाब नहीं दिया, मत दीजिए। गौरव भाटिया जी, हम सब आते तो गांव से है ना, शहरों में आ गए, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हम शहरों में आ गए। गौरव भाटिया जी, मेरे गांव में बीजेपी के नेता की, दानिश जी आपकी बारी पूरी हुई, आपने जवाब नहीं दिया, अब आप प्लीज शांत रहिए। दानिश जी का ऑडियो डाउन, 0 0। आपने जवाब नहीं दिया दानिश जी, माफी चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके पास आया था। गौरव भाटिया जी प्लीज, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, एक बीजेपी के नेता के तौर पे नहीं, मैं आपसे एक वकील के तौर पे पूछता हूं। गौरव भाटिया जी, आपके लिए कौन सा नेता जरूरी है? वो जो कहे कि मैं इस धर्म का नेता बनाऊंगा, मुख्यमंत्री बनाऊंगा, प्रधानमंत्री बनाऊंगा, या जो वो कहे देखो मैंने ये नहीं देखा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सड़क बिजली गैस सब पहुंचाई। गौरव भाटिया जी बताइए आप। ऐश्वर्या जी, क्योंकि आपने कहा कि एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उत्तर दे दूं जी, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, ये जो सांप्रदायिक राजनीति करने ओवैसी जी हैदराबाद से उत्तर प्रदेश आए हैं ना, इनका ये जो वक्तव्य है कि मैं मुसलमान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ये खुद ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और सर्वोच्च न्यायालय के जो तमाम फैसले हैं, नजीर हैं, उसके खिलाफ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी विकास के नाम पे, किस तरह से आयुष्मान योजना के तहत 1 करोड़ 20 लाख गैस के सिलेंडर हमने महिलाओं को दे के उनको मजबूत किया है, सम्मान का जीवन दिया है।
किस तरह से किसानों के लिए 36,000 करोड़ का कर्जा हमने माफ किया, 2,40,00,000 ऐसे किसान हैं जो लाभान्वित हैं किसान सम्मान निधि से। किस तरह से जो अपराध जंगल राज होता था, गुंडा राज होता था सपा और बसपा की सरकारों में, उसको समाप्त करके कानून का राज स्थापित किया है। और इसी तरह से रोजगार के 2.5 करोड़ अवसर एमएसएमई सेक्टर में और आत्मनिर्भर कार्यक्रम में 1,25,00,000 रोजगार के अवसर। जी दूसरी तरफ राजभर जी का एक वक्तव्य आपको याद होगा, उन्होंने कहा हर साल एक नया मुख्यमंत्री, मतलब 5 मुख्यमंत्री, और हर साल 5 उप मुख्यमंत्री, 25 उप मुख्यमंत्री। अब आप मुझे बताइए सीटें आएंगी 1 या 2 नहीं, और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनवा रहे हैं 25 सीट। मंडे को 1, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 1, थर्सडे को 1, फ्राइडे को 1। इस तरह से कोई सरकार काम करती है? और ये वो ओवैसी जी हैं जो सोचते हैं जालीदार टोपी लगाओ और जनता को टोपी पहनाओ। भैया ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये घुसने नहीं देगी। और यहाँ अगर सांप्रदायिक राजनीति करी ना, याकूब मेमन को भारतीय बताया, उसको फांसी गलत हुई है बताया, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आपकी जालीदार टोपी का क्या हाल करेगी, ये आपको 2022 में पता चल जाएगा। और ऐश्वर्या जी एक बात और कह दूं, बोलिए। सपा, बसपा, कांग्रेस और एआईएमआईएम, इनमें अभी होड़ लगने वाली है कि बड़ा मुसलमान कौन। ये मुसलमानों के हितैषी नहीं है, लेकिन जालीदार टोपी पहन के मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्योंकि इनसे पूछिएगा 2006 में सचर कमेटी रिपोर्ट आई, रंगनाथ मिश्र कमेटी रिपोर्ट आई, क्या कांग्रेस ने चिंता करी? सपा का मैनिफेस्टो कहता था सचर कमेटी की सिफारिशें जो हैं लागू करेंगे, सरकार आई, करी क्या? नहीं करी। हाँ, कब्रिस्तान, शमशान जरूर किया इन्होंने जरूर देखा। बात ये है ना, भारत की जनता को, गौरव भाटिया जी, हम मुआवजा देंगे। मैं जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के पूर्व, ये जो एसपी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आश्रय गुप्ता जी हैं, युवा नेता हैं। आश्रय, मेरा सवाल सिर्फ साफ है कि जो भी अभी उत्तर प्रदेश या देश भर में हो रहा है, वो एक माहौल बन रहा है 22 से पहले और 22 के बाद 24 से पहले। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई मना करे तो वो खुद अपनी आंखें मूंद रहा है। लेकिन आश्रय, ये कह देना कि हम आएंगे तो इस मजहब का मुख्यमंत्री बनेगा और तुम आओगे तो उस मजहब का, क्या उत्तर प्रदेश और फिर भारत की जनता को इससे कोई फायदा होगा? या उससे फायदा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने इतना किया, अगर अखिलेश यादव आए तो मैं इससे ज्यादा करूंगा? जनता को तो काम से मतलब है ना आश्रय। जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही थी जी, बोलिए। तो अब मैं लेकिन बात करूंगा, जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया है कि जालीदार टोपी और उन्होंने तमाम अपने विकास योजना गिनाई है किसानों के लिए। आप एक बात इन गौरव भाटिया से पूछना चाहूंगा, क्या किसान 90 रुपए डीजल में अपनी खेती कर सकता है? छोटी सी बात, क्या एक आम आदमी जिसके गैस के दाम 1000 रुपए हो गए हैं, 36 रुपए परसों बढ़े हैं, क्या वो आम आदमी अपना जिंदगी का जीवन जी सकता है? क्या जो रोजमर्रा की जिंदगी से ट्रेन से चल रहा था, वो ट्रेन का किराया इन्होंने 30% की वृद्धि कर दी है, क्या वो आम आदमी चल सकता है? आप सरकार से अगर सवाल पूछेंगे तो आपको मुकदमा लिखा जाएगा, आप पे राजद्रोह का मुकदमा लिखा जाएगा, आपकी कुर्क की जाएगी, आपकी जमीन तोड़ी जाएगी, घर तोड़ा जाएगा। ये वर्तमान की बीजेपी सरकार ने लोगों के साथ कर रहा है और आप देख भी रहे हैं चीजों को। और हाल ही में जो कल जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ हेलो जी, बोलिए आश्रय, सुन रहा हूँ। गौरव भाटिया भी सुन रहे हैं और फिर मैं सबके पास जाऊंगा। बोलिए आश्रय, बात पूरी कीजिए। लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह गया है। हाँ। पुलिस प्रशासन शासन के दम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, बीडीसीओ के घर तोड़े जा रहे हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, लोगों की साल्ट फाड़ी जा रही है। ये महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाओं के साथ जो हाँ, देखिए आप जो ये बात लाए हैं, नहीं गौरव भाटिया जी, एक मिनट, आप जो ये बात लाए हैं आश्रय जी, इसमें मैं मानता हूं। लेकिन इसमें मैं एक बात ये बताना चाहता हूं, और उसके पास मेरे साथ बाकी भी और लोग हैं जिनके पास मैं गया नहीं। संजय निषाद हैं, सतीश प्रकाश जी हैं, सुची अभी तक बोली नहीं है, इतनी देर से शांति है, धन्यवाद आप सबका। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है आश्रय, पूरा थाना लाइन हाजिर सुना है, मेरे को नहीं याद नेताजी की सरकार में या फिर अखिलेश यादव जी की सरकार में
पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हुआ हो। गलती हुई है और वीडियो में पकड़ी है, लेकिन लाइन हाजिर कर दिया आश्रय। क्या आपको याद है आश्रय कि कब नेताजी या फिर अखिलेश यादव की सरकार में पूरा का पूरा थाना लाइन हाजिर हो गया हो? जी आश्रय, आपको बता दूं कि एक थाना लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होगा। जब पुलिस प्रशासन ही मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन के सामने पिस्टल लेके चला जा रहा है चमोली में, आप खुद वीडियो अगर देख रहे होंगे, सारे पुलिस उस पे लाइव बिल्कुल देखा मैंने, आप सब जानते हैं। उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक जगह ऐसी चीज मैं उत्तर दे सकता हूँ। बिल्कुल गौरव दीजिए आप, उसके बाद में बाकियों के पास। पूरे उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉकों पे बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के गुंडों ने पूर्व स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी के साथ जो अभद्रता हुई है कल, पूरे जो गवर्नर के पैरेलल होता है पद, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गवर्नर के पैरेलल पद होता है, और उनके साथ जो बदतमीजी करी गई है बीजेपी के नेताओं द्वारा, बीजेपी गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। क्या वो आश्रय, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको, फिर मैं बाकियों के पास जाता हूँ। आश्रय, आपने अपनी बात रखी, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। गौरव भाटिया देखिए, इसमें फंसी है बीजेपी, एक्शन लिया है वो यूपी की सरकार ने, बाबा ने एक्शन लिया है, लेकिन जवाबदेही तो बनती है। गौरव भाटिया, संजय निषाद जी आ रहा हूं इसके बाद। जो लखीमपुर की घटना है जी, ये वाकई शर्मिंदा करने वाली घटना है, और आपने बिल्कुल सही बात कही। 6 पुलिस अफसर ऐसे हैं जिनको सस्पेंड किया गया है और गिरफ्तारी भी हुई है। आपका चैनल दिखा भी रहा था, एक जो गिरफ्तार हुआ है उसके सपा से तार भी जुड़े हुए। लेकिन आप ये बताइए, गोंडा में एसपी के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ दुबे, ये कह रहे हैं हाथ में लाठी डंडे लेके चलो, डंडे इस्तेमाल करना। मतलब सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो क्या समाजवादी पार्टी का काम केवल और केवल गुंडागर्दी करना है? दूसरा, इन्होंने किसानों की बात कही। आजम खां जेल में क्यों है शायद पता नहीं है। किसानों की ही जमीन हड़पी थी, 90 से ज्यादा एफआईआर हुई, हमारी सरकार ने कार्रवाई करी, किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी हुई। आजम खां तो उनकी जमीन हड़प रहे थे। और गन्ना किसानों का बकाया जब अखिलेश यादव की सरकार गई तो छोड़ के गए थे, और वो किसने करा भुगतान? योगी आदित्यनाथ जी ने। और रिकॉर्ड खरीद करी किसानों से, और पिछले 4 साल में जो खरीद हुई है उसमें सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को समय पे उनका भुगतान हो जाए। अब ये समाजवादी पार्टी थोड़ी ना बताएगी। नहीं, देखिए जो हिंदू के, लेकिन गौरव भाटिया जी ठीक है, मैं आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात, गौरव भाटिया जी मैंने आपकी बात मान ली कि समाजवादी पार्टी नहीं बताएगी। लेकिन संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सुचि विश्वास, एक एक करके। संजय जी, आप तो वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज की तारीख में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या फिर पंजाब में हो रहा है, या मैं कहूं जम्मू कश्मीर में हो रहा है, अभी मैं आ रहा हूं, मेरे को बताया जा रहा है बजरंग दल के नेताओं ने महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखाए, क्योंकि दिल्ली में कुछ और बोलती हैं, वहां कुछ और बोलती हैं। इस समय देश भर में, सिर्फ यूपी में नहीं संजय निषाद जी, जो भी हो रहा है वो 22 का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और 22 में कितने सक्सेसफुल होंगे इस माहौल से, उसके बाद उसको यूज करेंगे 24 में या नहीं, वो देखा जाएगा। क्या इसमें दो राय है संजय निषाद जी? जो भी हो रहा है ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ठीक है। ये ओवैसी का भी जो टोपी लगा के आना, आज के दिन में जो अधिकारी कर्मचारी जिस तरीके से तांडव मचा रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आज के दिन में 2022 निषाद समाज जब एक साथ रहेगा, भारतीय जनता पार्टी को 2022 में सरकार आएगी। ये प्रयोग नहीं है, तरह तरह के आते और जाते रहते हैं ऐसे लोग। सामाजिक मुद्दे को, जो गरीबों के मुद्दे हैं, उसको भटकाने का काम करते हैं। किसी के मुंह से नहीं निकला होगा डीजल क्यों बढ़ गया, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के नेता, उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं उन्हें राजनीति करने दें। क्या इस प्रदेश में कमजोर मुसलमान है? क्या इस प्रदेश में नेता नहीं है? हम कहते हैं इस प्रदेश के लोगों के, इस प्रदेश की जिम्मेदारी होनी चाहिए, और इस प्रदेश के लोग इस प्रदेश को चलाएंगे, और चला ही रहे हैं 70 साल से। और प्रदेश के आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ उत्तर प्रदेश से 9 प्रधानमंत्री दिया है। तो आज के दिन में अगर प्रधानमंत्री दे सकता है तो देश में, उत्तर प्रदेश में विकास भी दे सकता है। पहले हम राजनीति नहीं करते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। संविधान बनाने वाले लोग, जो अंग्रेज को मारकर भगाने वाले लोग हैं,
जो इस देश में संविधान रचाने वाले लोग हैं, और सभी लोगों को संविधान में सम्मान मिला हुआ है। उस सम्मान के तहत सभी न्याय को, सबकी सुरक्षा सभी मिलेगी जब हम लोग जैसे लोग सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होगा। इसी बात पर तो मैंने उठाया था कि भाई दिल्ली में सबके प्रतिनिधित्व होने चाहिए, उत्तर प्रदेश में होने चाहिए, लगभग सबका प्रतिनिधित्व हो तो आज के दिन में किसी जाति को कोई कष्ट नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगा, अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी कि मैं उनका साथी हूं, और मैं साथी होने के नाते जिस नाव में बैठूंगा उसे डूबने नहीं दूंगा, किसी भी तरीके से उसे डूबने वाले को डुबा दूंगा, लेकिन नाव को नहीं डूबने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी से हमें उम्मीद है। सुची जी, हर चीज में अगर हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हर चीज में कुछ हो जाए, मतलब जबरन धर्मांतरण से लेके और शायर के घर की दो भाइयों के बीच की लड़ाई तक को नहीं छोड़ा। सुची जी, आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं, वो एक घर की लड़ाई थी, उस तक को नहीं छोड़ा। तो इतना डेस्परेशन है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप कांग्रेस पार्टी उठाइए कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों है, आप उठाइए कि कितने गांव तक बिजली पहुंची है, पूछिए क्या आपके पास फैक्ट्स हैं? सरकार तो बोल देगी कि मतलब 1000 तक पहुंचा। आपके पास क्या काउंटर फैक्ट्स हैं? आप पूछिए कि कितनों को सिलेंडर दिया आपने, और फिर मैं देखता हूं गौरव भाटिया कैसे जवाब देते हैं, और फिर अगर सही देते हैं या फिर गलत देते हैं, और अगर गलत देंगे तो आप पूछिए। विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष का मतलब यह है ना, हर चीज में मजहब ले आएंगे तो जनता तो बेचारी सोच रही है करे तो करे क्या। सुची विश्वास जी बिल्कुल, डेस्परेशन की प्रॉपर वजह है, और हर चीज में धर्म नहीं ले आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का औचित्य ही क्या रह जाएगा। जो फॉसिस्ट तो आप उनकी क्यों मदद करती हैं? जिनकी राजनीति का आधार ही सांप्रदायिकता है, और जिन्होंने, आशा है मेरी अवरोध के बिना बात पूरी हो। जी बोलिए बोलिए। जब आप कनेक्टेड होते हैं तो ऑब्स्टिकल थोड़ा दिक्कत करता है, फाइन। तो जब 2022 के इलेक्शन के लिए सरकार के पास किसी भी प्रकार की कोई उपलब्धियां नहीं है, ठोको पॉलिटिक्स है, एनकाउंटर की नीति है, धर्मांतरण का मुद्दा गर्म होगा, संघ का समावेश हो चुका है, हाथरस जैसी घटनाओं को छुपाना है, एनसीआरबीज के डेटा पे बात नहीं करनी, किसान जो आंदोलन पे बैठे थे और गाजीपुर बॉर्डर पर लोनी विधायक हजारों पुलिस वालों की मौजूदगी में गुंडों को लेकर लेटरिन पानी काट कर क्या हालात वहां मचा रहे थे। अभी आप ताजा तरीन पंचायत चुनावों को देखें, उसके बाद जो गुंडागर्दी खुली हुई पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, और कल ब्लॉक प्रमुखी वाले में भी आपने देखा किसी की साड़ी खुल रही है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर। तो जो अराजकता चरम पर है और जो सरकार की नाकामियां हैं, उसके लिए डेटा मैनिपुलेशन और मीडिया मैनेजमेंट के अतिरिक्त यदि कुछ बचता है तो धन, बल, छद्म, है ना, बाहुबल, मतलब सो मेनी काइंड ऑफ, तो अपनी पर्सनल एस्पिरेशंस को सरकार और संघ। और रही बात ओवैसी साहब की, या जालीदार टोपी, या तमाम जो, देखिए जो पोलराइजेशन और डिविसिव पॉलिटिक्स के जनक हैं, जिनकी राजनीतिक दुकानदारी ही धर्म के आधार पर चलती है, और जिनकी उपलब्धियां कुछ है ही नहीं, जो भी है वो कट कॉपी पेस्ट है, जिनकी कोई नैतिकता या मौलिकता या कोई आचरण ही नहीं। आप वो उठाती क्यों नहीं? अगर आप, सुची जी, मेरा आपसे एक काउंटर सवाल ये है, अगर आप इतनी मतलब आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल इस सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आपने कब पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल उठाए थे? कांग्रेस पार्टी ने कब ये बोला कि योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि आपने 62 जिलों में हर एक गांव में कोविड के खिलाफ वैक्सीन सेंटर बनाए? ऐसा नहीं, यह है असली फिगर। आपने किया नहीं किया? क्या आपने किया कि योगी आदित्यनाथ, आप कहते हैं कि मैंने 62 जिलों में, 62 में माफ कीजिएगा 75 जिलों में से 58 जिलों में सड़कें पहुंचा दी हर एक गांव तक? ऐसा नहीं है, आपने किया नहीं। वो कहते हैं, अगर बीजेपी कहती है मैंने सिलेंडर दिया और ये नहीं देखा दानिश कुरैशी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसका गांव है, तो काउंटर नहीं किया तो विपक्ष की गलती है। आपको करना पड़ेगा ना मैम, आप उठाएंगी, असदुद्दीन ओवैसी आएंगे बोलेंगे मैं तो क्या इसको देश, उसको देश और प्रदेश की 23 करोड़ जनता ने देखा। जो ये कोविड का कुप्रबंधन है, ये किसी से छुपा नहीं है। कानपुर के क्रेमेटोरियम्स कह रहे हैं कि 8000 शव जलाए गए, और सरकार का डेटा है कि 165 मृत्यु हुई। वो टीम 11 क्या सो रही थी? कहां थे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, और क्या आईसीयू और बेड्स की? जनता तो कर रही है मैम, जनता तो अपना काम कर रही है, जनता करेगी। और 22 आए, 24 आए, 23 आए, जनता करेगी। अवनीश अवस्थी जी, इसको एनालाइज कीजिए। अवनीश अवस्थी जी, और फिर मैं सबके पास जा रहा हूं, चक साहब भी बैठे हैं, और अभी तक एक व्यक्ति जो नहीं बोले वो है बीएसपी के डॉक्टर सतीश प्रकाश। ऐश्वर्या जी, अवनीश अवस्थी जी, इसको समझने की जरूरत है, बताइए। ऐश्वर्या बड़ी साफ,
ऐश्वर्या, बड़ी साफ सी बात यह है कि जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं और जिन प्रश्नों को अगर विपक्ष उठाएगा तो उसका जवाब मिलेगा, और जनता कहेगी कि नहीं हमारे पास तो ये है, आप गलत कह रहे हैं, सड़क आई है हमारे घर, सिलेंडर मिला है हमारे घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें घर मिला है, हमारे घर टॉयलेट बना है हमारे घर, ये तो आप गलत कह रहे हैं। तो विपक्ष कैसे उठाएगा ये सवाल? विपक्ष नहीं उठा सकता सवाल ये। इसीलिए वो हिंदू और जो कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करते, मैडम जी, कमलनाथ जी आपके मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या कहा था? मुझे 90% नहीं 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी वो। आपके सिद्धू साहब ने कहा था आप यहाँ 65% हो, 65% इकट्ठे हो जाओ तो ऐसा छक्का मारोगे कि बाउंड्री पार जाके गिरेगा नरेंद्र मोदी। ये धर्मनिरपेक्ष राजनीति है। आपके वो सहारनपुर वाले जो कहते मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, उनको आपने क्या किया? अब कहाँ तक पहुँचाया? दिन पे दिन उनको एलिवेट करते जा रहे हैं। ये आपकी धर्मनिरपेक्ष राजनीति है। कहीं कहें तो मैं और भी उत्तर दे सकता हूँ आपको, और भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, अगर मेडिकल कॉलेज जिलों में बन रहे हैं, कभी सरकार ने सोचा नहीं कि एक एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा और उसके साथ हॉस्पिटल अटैच होगा, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी संपन्न हो जाएगी। कभी सोचा ही नहीं ना कभी इस तरफ। इसलिए वो ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। आप मान लीजिए बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा नहीं उठाएंगे। अगर नहीं उठा सकते अपनी जय अवस्थी जी तो सतीश प्रकाश जी कम से कम हिंदू मुसलमान तो मत कीजिए। मैं ऐश्वर्या 10 सेकंड, बोलिए ऐश्वर्या 10 सेकंड, बोलिए ऐश्वर्या बोलिए सर, बोलिए सिर्फ 10 सेकंड। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ये बताए कि पिछले 1 महीने में, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, कहीं भी अगर एक भी महिला के साथ बदसलूकी होती है तो गलत है, और आज जो कुछ उस पर कार्रवाई हुई है उस पर योगी सरकार को कहना चाहिए कि हाँ सख्त एक्शन लिया है, उसका मोरल बूस्ट करना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। 1 महीने में राजस्थान में कितने बलात्कार हुए और कितने लोग पकड़े गए, क्या हुआ उसमें? वो जो उपेंद्र तिवारी की बूढ़ी माता जी, शायद 90 साल की हैं, उनके वो जैसे फवक के रो रही थी, आश्रय जी, उनके खिलाफ क्या क्या कहा गया आपको मालूम है? आप कहते हैं आजम खान ने जयाप्रदा के बारे में क्या टिप्पणी की थी, आप कह रहे हैं ये बात। कोई सा भी मुद्दा उठा लीजिए ना, महिला सुरक्षा को उठाइए, स्वास्थ्य सेवा का उठाइए, सड़क का उठाइए, पानी का उठाइए, बिजली का उठाइए, गैस का उठाइए, घर का उठाइए, किसान का उठाइए, कानून व्यवस्था का उठाइए। 11 अरब रुपए की संपत्ति हम टैक्स पेयर को वापस किए। क्या होता था? विरोध प्रदर्शन हुआ, डेनमार्क में एक कार्टून बना, यहाँ पर बसें जला दी, और वो बस कहाँ से खरीदी जाती थी? मेरे टैक्स पेयर के पैसे से खरीदी जाती थी। मेरा नुकसान होता था, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर खरीद लेंगे, फिर उसमें कमीशन ले लेंगे। सरकार ने कहा, योगी सरकार ने कहा विरोध प्रदर्शन करना है तो कोई बस नहीं जलेगी, कोई सरकारी संपत्ति नहीं जलेगी, कोई थाना नहीं जलेगा। ये तो बहन जी ने कहा था ना विरोध प्रदर्शन कि अखिलेश, ये है तुम जो कहते हो कि तुमसे कि तुम किसी छोटे दलों के साथ अलायंस नहीं करोगे, तुम्हारे से कोई नहीं करना चाहता। और आज भी जो बहन जी ने कहा है, जो इस पे जो टिप्पणी की है, जो बहन जी का ट्वीट आया है, आजकल ट्वीट पे करती है, पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती थी, लेकिन सतीश प्रकाश जी तो साफ है विपक्ष छितरा हुआ है। लेकिन मुद्दे तो उठाइए ना जनता के। अगर आप असउद्दीन ओवैसी की पिच पर जाके खेलने लगेंगे तो जनता तो देखेगी ना, जनता कहां फिर देखेगी? जनता विपक्ष को कहां चुनेगी? सशक्त विपक्ष की जरूरत है, लेकिन आप लोग अगर असउद्दीन ओवैसी की पिच पर जाके बैटिंग करने लगेंगे, हिंदू मुस्लिम पर पिच पर बैटिंग करने लगेंगे तो कहां से चलेगा? सतीश प्रकाश जी देखिए ऐश्वर्या जी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, सामाजिक मिशन भी। और हमने पूरा का पूरा हमारा जो, अगर आप चुनाव को देखेंगे और तो पूरा का पूरा राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो हम कभी भी किसी दूसरे की पिच पे जाकर के नहीं खेलते। सामने वाले को मजबूर कर देते कि वो हमारी पिच के ऊपर आकर देते। तमाम बीजेपी और तमाम जो उत्तर प्रदेश में एक विशेष दल है, उनके बीच में कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और ये राजनीतिक ध्रुवीकरण कल पोलराइजेशन, धार्मिक पोलराइजेशन में बदलेगा। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं छोड़िए, देश की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि बीजेपी ये कह रही है कि मेरा चुनाव इस पार्टी से है, इस पार्टी से इसलिए है कि ये मजबूत है। कौन दुनिया में, मुझे बताइए कि कौन राजनीतिक दल ये चाहेगा कि उसका मुकाबला हमेशा मजबूत के साथ हो? तो कहीं ना कहीं आप मुद्दों को भटका रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मोहन भागवत जी के बयान के बाद मुझे नहीं लगता कि जब तमाम लोगों के खून के अंदर अरबी खून है और जेनेटिक कोड सेम है, तो मेरे हिसाब से काली टोपी और सफेद टोपी के ऊपर आप डिस्कस करना बंद कीजिए। जनमानस के जो मुद्दे हैं, देखिए आप बिजली की बात करते हैं,
गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहता हूं, मैं तो अब भी गांव में जाता हूं। गांव में बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, गांव में 100 रुपये में एक व्यक्ति का घर का कनेक्शन मिलता था। आज उत्तर प्रदेश में जो आपने कनेक्शन बांटे हैं, किसी भी गांव के जाकर के आप सर्वे कर लीजिए, एक एक घर का बिजली का जो बिल है वो 1500 से 2000 रुपए गांव में बिजली का बिल है। ये तो आपने बिजली बांटी है। अभी गौरव भाटिया जी ये कह रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत वो गैस के सिलेंडर बांट रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, शब्दों का मिस्टेक हो जाता है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, आयुष्मान योजना, इतने लोगों उज्ज्वला योजना, भाई साहब उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना नहीं, आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा का अवसर 1,20,00,000 परिवारों, आपने शब्दों का चेंज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपने, मैं गौरव भाटिया जी आपसे पूछता हूं कि जब आपने इतने लोगों को कार्ड दिया था, तो महामारी के टाइम में उसमें कहीं लिखा था कि ये कार्ड जो है महामारी के टाइम में काम नहीं करेगा? तमाम लोग बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटलिटी के तमाम मारे गए, बिना ऑक्सीजन के। वो आपके कार्ड कौन सा हॉस्पिटल था? आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड था वो कौन से हॉस्पिटल में चल रहा था? आपको ये भी बताना चाहिए। तो ये सारी बताता हूँ आपको, उत्तर दे दूंगा। जवाब आ रहा है, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। किसान है, चक साहब आ रहा है आपके पास, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए। गौरव भाटिया, चलिए मैं गौरव भाटिया, आश्रय गुप्ता जी। देखिए, इन्होंने कहा बीएसपी तो एक सामाजिक मिशन में है और काली टोपी की बात नहीं करते हैं। चलिए काली टोपी की बात नहीं करते, मायावती जी के बैग के बारे में बात कर सकते हैं, जिस बैग में रिश्वत ली जाती थी, भ्रष्टाचार होता था। और पिच पे आप क्या बैटिंग करेंगे? जो घास वाली पिच थी उस पे तो आपने पत्थर लगा दिया। अब आप बीच में मत पूछिए, इनको चुप कराइए ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी ऐसे थोड़ा, आप बहन जी के बैग के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कैसे सतीश प्रकाश को चुप कराऊं? मेरी लिमिट से ऊपर हो जाते हैं, मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। गौरव भाटिया, मैं आप आपकी दुखती बात रथ पे हाथ रख देते हैं। भारत का नागरिक हूँ, मैं आपकी बात को रख लूं, संविधान को मानता हूँ। जो पेड़, सुनिए, अरे ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है भाई, चिल्लाने की हम लोग। अच्छा ठीक, ओके सतीश जी रिलैक्स। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, आश्रय गुप्ता, हाँ गौरव भाटिया, आश्रय गुप्ता, गौरव भाटिया, बात पूरी। धन्यवाद। देखिए, ये पिच की बात कर रहे हैं, मायावती विकेट हो रखी, जो घास वाली पिच थी उसमें तो उन्होंने पत्थर और हाथी के मूर्तियां लगा दी, हाथी की मूर्तियां छोड़ी, अपनी भी लगवा दी, और 500 रुपए की माला पहन के जन्मदिन मना रही थी मायावती। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ये भूल गई है किस तरह से सरकारी अफसरों को एक टारगेट दिया जाता था? 50 लाख 1 करोड़ इकट्ठे करके आना। एक इंजीनियर थे सरकारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो इतनी वसूली नहीं कर पाए। ये होता था मायावती के समय में। आप कांग्रेस के ऊपर आते, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक विश्लेषक बैठी हुई, उनको शायद एक जानकारी नहीं है, जो जिला पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं 75 में 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं। कांग्रेस की कितनी आई है? 0। लोकसभा चुनाव में ऐश्वर्या जी क्या हुआ था? 2014 में इनकी आई थी 2 सीटें उत्तर प्रदेश में, वो 1 रह गई। अमेठी से राहुल गांधी हार गए। और भूलिएगा मत, प्रियंका वाड्रा मानती है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट कट हुआ पार्टी है। वो इसलिए नहीं आ रही कि उन्हें चुनाव जीतना है। अभी इनसे पूछ लूंगा कितनी सीटें, नहीं बता पाएंगी। पूछ लूंगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, नहीं बता पाएंगी। और उसके अलावा उत्तर भारतीय तो राहुल गांधी जी का इंतजार कर रहे हैं। मालूम है क्यों? जब दक्षिण भारत में गए थे तो राहुल गांधी बोल के आए थे, उत्तर भारतीय जो है वो बड़ी सतही जानकारी रखते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। अब उत्तर भारतीयों के बीच में आने दीजिए राहुल गांधी को, पता चलेगा वो राजनीतिक तौर पे और व्यवहारिक तौर पे कितने परिपक्व हैं। और अंत करूंगा सपा की बात करके। सपा वो पार्टी है जिसका मैनिफेस्टो कहता है ऐश्वर्या जी कि अगर मुसलमान आतंकवाद के अपराध में भी लिप्त होंगे तो उनके मुकदमे वापस हो जाएंगे। ये कहते हैं कि हमारी बच्ची जब 10वीं और 12वीं कक्षा से पास करेगी, अगर मुस्लिम होगी तो 30,000 रुपए भत्ता मिलेगा। अब आप बताइए, एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, डबल इंजन की भाजपा की सरकार, दूसरी तरफ अरे गौरव भाटिया जी, हिंदुओं को नहीं, एक सवाल पूछूंगा ना। पूछिए। आप सपा में, सुनिए, सपा के बारे में मुझसे बेहतर आप जानते हैं, गौरव भाटिया भी जानते हैं।
लेकिन आप मुझे बताइए कि सपा ने अगर ये बात कही है तो आपको योगी जी से भी ये सवाल पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे मुकदमे वापस लेगी, तो आप में और सपा के बीच में क्या अंतर रह गया? मैं बताता हूं, जो अपराधी कल सपा में जाया करते थे आज वो सारे बीजेपी में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे? अच्छा, आप जवाब ले लीजिए, समय कम है सबके पास जाना, जब में समय कम है। गौरव भाटिया। हाँ जी, मैं जवाब दे दूंगा। 500 रुपए की माला पहन के दलितों का भला करने वाली मायावती का उत्तर आपने नहीं दिया, लेकिन मैं बताता हूँ। जब आप प्रदर्शन करते हैं आगजनी, मैं उत्तर दे रहा हूँ सतीश जी, सुनिए, विधिक तौर पर उत्तर दे रहा हूँ, अगर आप सुनना चाहें, नहीं सुनना चाहें तो कोई बात। जब आगजनी के मुकदमे हों, अगर आप प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, मुकदमे लगा दिए जाए राजनीतिक द्वेष से, तो वो जब वापस लिए जाते हैं ना, उस वक्त भी न्यायालय की स्वीकृति चाहिए होती है। मैं आतंकवाद के मुकदमों की बात कर रहा हूं कि मुसलमान कोई है इसलिए मुकदमे वापस हो रहेंगे, दोनों की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? समझ गया। अनुभव चक और सुची दानिश। अनुभव चक जी, माफी चाहता हूं पूरे डिबेट में नहीं आ पाया आपके पास। अनुभव चक जी बोलिए, 30 सेकंड्स बोलिए। चक साहब, आपकी डिबेट का टॉपिक था मोदी विरोध में आखिर सियासी प्रयोग कब तक। ये तो हम सभी देख रहे हैं कि जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं, उसी दिन से ना सिर्फ विरोधी जो हमारे देश हैं उनकी, बल्कि देश विरोधी ताकतें जो इस देश के अंदर भी रह रही हैं, सबकी आंखों में वो खटक रहे हैं। उनके द्वारा देश हित में उठाया गया कोई भी फैसला हो, चाहे वो सीएए का रहा हो, चाहे धारा 370 रही हो, चाहे कृषि कानून रहा हो या अन्य कोई भी फैसला रहा हो, सबका किसी न किसी बहाने विरोध करने के लिए जो आंतरिक शक्तियां हैं ये उतर आती है और इनको पीछे से फंडिंग हमारे जो विरोधी देश है, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या अन्य कोई देश हो, पीछे से फंडिंग करके इनको मजबूत करने लगते हैं। बिल्कुल। तो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो अभी बात कर रही थी कि यहाँ घटना किस तरीके की हो रही, शायद इनको अभी राजस्थान में जो घटना हुई जिसमें कृष्णा वाल्मीकि सर, दो गलत एक सही नहीं बनाते। यूपी में जो हुआ है वो गलत है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, वो सही चीज है, एक्शन होना चाहिए और ज्यादा। और जो लोग हैं और जो वहां खड़े थे जितने, उसके भागीदारी थे, एक जेल के अंदर होना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, बोलिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इसमें एक्शन होता दिखाई दिया, लेकिन शायद समाजवादी पार्टी और ज्यादा फास्ट और ज्यादा स्टर्न होना चाहिए। दानिश जी, आखिरी सवाल, आप ही से शुरुआत की थी, आप ही से अंत कर रहा हूं। दानिश जी, विधायक ने, दानिश जी आश्रय आता हूं। दानिश जी हो जाए तो मैं जवाब दूं। बता, नहीं जवाब तो दीजिएगा बाद में, पहले बताइए नेता कौन चाहिए जो ये बोले कि एक धर्म का सीएम बनाऊंगा, या वो जो बोले कि काम करूंगा? दानिश जी देखिए, मेरी बात सुनिए, काम करने के लिए ही नेता बनाए जाते हैं और निखट्टुओं को नेता बनाना नहीं चाहिए। और बुजुर्ग जैसा कह रहे थे कि जिस दिन से राष्ट्र हित में मोदी जी कदम उठा रहे हैं, तो ये बाकी के देश के प्रधानमंत्रियों का अपमान है, खुद उन्हीं के पार्टी के वाजपेयी का भी अपमान है। क्या उन्होंने कभी देश हित में काम नहीं किया? क्या बाकी के देश के प्रधानमंत्रियों ने देश हित में काम नहीं किया? दरअसल ये इतनी चालाकी से बोलते हैं कि आवाम को सुनाने के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे 10 काम गिना दीजिए जो उन्होंने राष्ट्र हित में किए। देश का बंटा धार करके रख दिया है, उत्तर प्रदेश के हाल बुरे कर रखे हैं। एक आदमी को आप सुनिए, एक आदमी जिसको आपने बिठाया है उसके ऊपर इतने सारे मुकदमे, मुझे बोलने दीजिए बुजुर्ग, आप मुझे बोलने दीजिए। क्या बोलने दूं? आप एक सवाल 1 घंटे में, देखिए सुची जी ने बोला ये बात करनी है, आश्रय ने बोला, आश्रय ने अपनी बात रखी, सतीश जी ने अपनी बात रखी। दानिश जी, मेरे को सिर्फ AIMIM या फिर आपसे इसका जवाब नहीं मिला, क्यों? अब निजेश अवस्थी ने सीधा बोला कि नहीं उठाएंगे ये मुद्दे। कैसे उठाएंगे? क्योंकि फिर देशवासी बोलेंगे मेरे यहाँ तो लाइट आ गई, कोई बोलेगा मेरे यहाँ तो सड़क बन गई। तो सुची जी, मुद्दे तो वो उठाने पड़ेंगे ना आपको, आप हैं विपक्ष। अगर आप वो मुद्दे नहीं उठाएंगी तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा। समय कम है सुची जी, मैं जानता हूं आपकी उंगली उठ रही है, आप सवाल पूछना चाह रही हैं। मैं इस डिबेट को कंटिन्यू रखूंगा कल भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, जनता सब देख रही है, हर बात में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करेंगे तो ये जनता नकार देगी। आप वो मुद्दे उठाइए, सशक्त विपक्ष बनिए, लेकिन मुद्दे वो उठाइए जिससे जनता को फर्क पड़े, वो नहीं जिससे आपको फर्क पड़े नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत।